ओके, तो हम बात कर रहे थे सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर के लिए। तो हम डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना देख रहे थे कि अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, सेकंड रो से उसे एक्सपेंड करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल ये है एक्सपेंशन है 2 1 0 5 0 3 3 2 9। तो मैं इसे सेकंड रो से अगर एक्सपेंड करूं तो कैसे करूंगा कि मैं पहले ये 5 लिखूंगा, वो रो और वो कॉलम छोड़ दूंगा जिसमें 5 मौजूद है। सो 1 0 2 एंड 9। फिर मैं ये 0 लिखूंगा और वो रो और वो कॉलम छोड़ दूंगा जिसमें ये 0 शामिल है। तो मैं यहाँ एक मरतबा लिख देता हूँ 2 0 3 एंड 9, और फिर मैं 3 लिखूंगा और उसके साथ वो रो और वो कॉलम छोड़ दूंगा जिसमें 3 मौजूद है। तो ये होगा 2 1 3 एंड 2। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसके साथ पॉजिटिव का सिंबल लगाना है और किसके साथ नेगेटिव का लगाना है? हम तो आमतौर पर पहली रो से एक्सपेंड करते हैं और फिर पहले के साथ पॉजिटिव, दूसरे के साथ नेगेटिव, तीसरे के साथ पॉजिटिव लगा देते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप जिस एलिमेंट्स उसे एक्सपेंड कर रहे हैं, उसका रो नंबर और कॉलम नंबर देखिए। जैसे ये 5 है, तो 5 की पोज़ीशन कहाँ पर है? यहाँ पर है। और यहाँ पर इसकी पोज़ीशन में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ये बनता है 3, यानी ये एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पर हम लगाएँगे नेगेटिव सिंबल। ओके। नेक्स्ट ये जो 0 है, इसकी पोज़ीशन आप देखिए, ये है 2 2 2 और 2 को ऐड करने से बनता है 4, जो कि इवन है। तो यहाँ पर हम लगाएँगे प्लस। और ये जो 3 है, इसकी पोज़ीशन को आप देखिए, तो ये यहाँ पर इसकी पोज़ीशन है 2 3, यानी 2 प्लस 3 जो कि 5 है, वो एक ऑड नंबर है। तो इसलिए इसके साथ हम नेगेटिव लगाएँगे। तो ये एक्चुअल पैटर्न चलता है कि किसके साथ हमने पॉज़िटिव सिंबल लगाना है और किसके साथ नेगेटिव लगाना है। वॉइस नहीं आ रही क्या? ओके। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि अगर आप किसी भी रो से उसे एक्सपेंड तो कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि वो कैसे, किसके साथ पॉजिटिव सिंबल लगाना है और किसके साथ नेगेटिव। हम चूँकि पहले सिर्फ फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं और अमूमी तौर पर कांसेप्ट यही होता है कि बस जिससे भी आप एक्सपेंड करें, तो पहले के साथ पॉजिटिव लगाएँ, दूसरे के साथ नेगेटिव लगाएँ। मसलन मैं इसे इससे अगर एक्सपेंड करूँ पहली रो से, तो फिर ये करूँगा कि 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दूँगा। एक मिनट। ओके, तो हम जैसा कि बात कर रहे हैं इस बारे में कि ये, अगर हम इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो 2, और इसके साथ लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के 0 3 2 9। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे, यहाँ पर होगा 5 3 3 9। और फिर हम लिखेंगे 0 और 0 के साथ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप कर देंगे, तो 5 0 3 2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले के साथ पॉजिटिव लगाते हैं, दूसरे के साथ नेगेटिव और तीसरे के साथ फिर पॉजिटिव लगाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि इसके साथ पॉजिटिव होने के लिए आप इस 2 की पोज़ीशन देखिए, वो कौन-सी है? 2 की पोज़ीशन है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। तो 1 प्लस 1 एक इवन नंबर है, सो दैट्स व्हाई पॉजिटिव लगाया। इस 1 के साथ हमने नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि इसकी पोज़ीशन है फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम। सो 1 प्लस 2 दैट इज़ 3, व्हिच इज़ ऑड। सो दैट्स व्हाई अगर ऑड होगा तो साथ में नेगेटिव नंबर लगेगा, और अगर उस नंबर की जो पोज़ीशन है वो इवन होगी, यानी रो और कॉलम को ऐड करने से, तो फिर प्लस लगेगा। मेरा ख़्याल है मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपकी फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। अमूमी तौर पर आप कोई से भी 2 जनरल मैट्रिसेस ले लें, तो 99% चांस है कि ए, बी और बी ए इक्वल नहीं होंगे। बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 मैट्रिसेस ए और बी लें, तो वहाँ से ए, बी प्रोडक्ट पॉसिबल हो, लेकिन बी, ए पॉसिबल ही ना हो।
जैसे मैं पहले कह रहा था कि अगर एक ए मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर हो 5 क्रॉस 3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो 3 क्रॉस 7, तो यहाँ से ए बी तो पॉसिबल है, लेकिन बी ए पॉसिबल ही नहीं है। बी ए क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बी में नंबर ऑफ कॉलम 7 है, ए में नंबर ऑफ रोज 5 हैं, सो दैट्स व्हाई बी ए इज इम्पॉसिबल। और अगर पॉसिबल हो भी ए बी और बी ए का प्रोडक्ट, तो मैं वैसे आपको कह रहा हूँ कि जनरली आपने आर्बिट्रेरीली कोई से दो मैट्रिसेस ले रखे हैं ए बी, तो 99.99% चांस है कि वो कम्यूट नहीं करेंगे। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कम्यूट कर जाता है। तो जरा ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि आप जरा इसको चेक करें कि कब ऐसा पॉसिबल है मैट्रिसेस ए और बी के लिए कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है माइनर क्या होता है। तो माइनर, ये जो अभी हमने ये वाले निकाले हैं ना, इनको माइनर बोलते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, हम सिर्फ 3 के लिए भी डिफाइन करें तो द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे denoted by Mij is the determinant of the 2 by 2 matrix formed by the deleting the ith row and jth column of determinant of A। यानी यहां पर अगर इसी मैट्रिक्स में ये जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, अगर कहा जाए कि व्हाट इज द माइनर ऑफ 2, तो इस 2 का माइनर ये होगा, यानी उस रो और उस कॉलम को छोड़ दें जिसमें ये 2 मौजूद है, और बाकी जो है उस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर लें, तो यहां से जो नंबर मिलेगा उसको हम कहेंगे कि दिस इज द माइनर ऑफ 2, और इसको हम लिखेंगे M11। इसी तरह ये वाला जो है ये भी एक माइनर है, और इसको हम लिखेंगे M12, क्योंकि ये उस डिटर्मिनेंट में पहली रो और दूसरे कॉलम को स्किप करने से मिला है। इसी तरह ये भी एक माइनर है जो M13 होगा, ये भी एक माइनर है। और ये माइनर कौन सा है? ये दूसरी रो और पहले कॉलम को स्किप करने से मिला है, तो ये माइनर होगा M21। इसी तरह ये M22 है, ये M23 है, और बाकी भी 3 और नीचे वाले माइनर भी बनाए जा सकते हैं। अच्छा, को फैक्टर क्या होता है? उसी माइनर के साथ ये लगा दिया जाए -1 पावर I प्लस जे MIJ, तो फिर जो बनता है उसे को फैक्टर बोलते हैं। जैसे ये देखिए, इसके साथ अगर प्लस लगा दिया जाए, क्योंकि इसकी पोजीशन थी 1 1, तो ये को फैक्टर बन जाएगा। यानी अगर आई और जे का सम इवन होगा तो को फैक्टर और माइनर सेम होंगे, और अगर आई प्लस जे ऑड होगा तो माइनर और को फैक्टर एक दूसरे का नेगेटिव होंगे। ओके। फैसल सलीम कह रहे हैं जी, जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो तब ए बी इक्वल बी ए, क्या कभी और भी पॉसिबल है? ओके। अच्छा, अगर आप एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लें, उसका डिटर्मिनेंट इवेलुएट करें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इवेलुएट करें, तो आंसर सेम आता है। यानी रोज को अगर आप, वजह सेम है, सादा सी बात है ना, कि हम उसे पहली रो से एक्सपेंड करें या पहले कॉलम से एक्सपेंड करें, आंसर तो सेम ही आना है। सो दैट्स व्हाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल होते हैं। ये जब हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो डिटर्मिनेंट की कुछ और प्रॉपर्टीज भी बड़ी डिटेल में देखेंगे। अच्छा, अगर हम डिटर्मिनेंट इवेलुएट करते हुए कोई सी दो रो या कोई से दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें, तो डिटर्मिनेंट में फर्क ये पड़ता है कि उसके साथ सिंबल चेंज हो जाता है, यानी पूरे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ नेगेटिव आ जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 1 2 3 4 0 7 9 8 2, तो इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट 1 2 3 9 8 2 4 0 7, इनके डिटर्मिनेंट में फर्क यह है कि यहाँ सिर्फ एक नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज किया है, सो दैट्स व्हाई इसके साथ एक नेगेटिव भी आ गया। 21 को रिपीट कर दें, सिंबल चेंज क्यों हो जाता है? आप डिटर्मिनेंट, सिंपल सी बात है, इवेलुएट करके देख लें कि क्या वाकई चेंज होता है। 21 माइनर की बात हो रही है, तो माइनर सिर्फ, अच्छा, बाज बुक्स में माइनर को एज अ मैट्रिक्स भी लिया जाता है। जैसे बीएससी की एसएम यूसुफ की जो मैथमेटिकल मेथड है, उसमें आप देखेंगे तो वो माइनर को एज अ मैट्रिक्स लेता है, लेकिन यहाँ एज अ डिटर्मिनेंट ले रहा है, तो मैं इसी पर ही स्टिक। और ये दोनों ठीक है, मुख्तलिफ कंटेक्स्ट में ये मुख्तलिफ तरह से डिफाइन किए जाते हैं। अच्छा, माइनर क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक 3 by 3 का मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल ये एक
डिटर्मिनेंट हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चले, चलो मैट्रिक्स ही बना लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है 3x3 का। इसके हर एलिमेंट का हम एक माइनर बना सकते हैं। हमें चाहिए 2 का माइनर, तो आप क्या करें, इस रो को और इस कॉलम को स्किप कर दें, बाकी जो कुछ बच गया उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, तो वो कहलाएगा माइनर ऑफ 2, और उसको हम मेंशन करेंगे M11 से। इसी तरह हर एलिमेंट का माइनर बनाया जा सकता है। और अगर माइनर के साथ हम उसका सिंबल भी डिसाइड कर दें, तो फिर वो कहलाता है उसका कोफैक्टर। ओके। अफजाल, आप कुछ पूछ रहे हैं कि जी सर होता तो है, नो डाउट, रीजन क्या है? आप किस तरह की रीजन चाहते हैं? अगर आपको एक चीज का प्रूफ मिल जाता है तो मेरा ख्याल है वो ठीक है। अगर आप सिंपली ये प्रूव करने में कामयाब हो जाएं कि पूरे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इक्वल है माइनस, उसमें कोई भी आप चेंज कर दें और फिर उसका डिटर्मिनेंट लें, तो दैट्स फाइन आई थिंक। आप इस पे 3x3 के लिए इसको प्रूव कर लेना। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इसका डिटर्मिनेंट ले लें और फिर इसकी किसी एक रो को चेंज करके फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लें, दैट विल बी फाइन। तो अच्छा, नंबर 25, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज टू आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0। अगर दो रोज एक जैसी हो जाएंगी तो अल्टीमेटली उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। मसलन आप इसमें अगर ये दोनों एक जैसी होंगी तो हम ऐसा करते हैं कि इसे इस रो से एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं, पहली रो से। तो आप देखेंगे कि तमाम डिटर्मिनेंट जो 2x2 के बनेंगे वो 0 बनेंगे, सो इसलिए उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। और अगर किसी एक रो या कोई एक कॉलम मुकम्मल तौर पर 0 हो तब भी डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो यानी यहाँ पर डिटर्मिनेंट इवेलुएट करने की जरूरत ही नहीं रहती, डायरेक्ट उसको बता दिया जाता है कि ये 0 है। अच्छा, 2x2 का एडजॉइंट तो बड़ा आसान हो जाता है। मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल हमारे पास ए इक्वल है 1 2 0 3, और आपसे कहा जाता है कि आप इसका एडजॉइंट फाइंड करें, तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ किसके इक्वल आप लिखते हैं, डायगोनल की जगह बदल देते हैं 3 1 और बाकियों के सिंबल बदल दिए जाते हैं। सो 0 नेगेटिव कर दें फिर भी वो 0 ही रहेगा। ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए। ये है 2x2 का एडजॉइंट। लेकिन अगर 3x3 का मैट्रिक्स हो और उसका एडजॉइंट लेना हो तो उसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, उसे हम उसके को फैक्टर फाइंड करेंगे और उसकी मदद से उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ये अगर ए है 3x3 का, और ये रूल 3x3 से नेक्स्ट भी तमाम के लिए 4x4, 5x5 एंड सो ऑन, तो उसका एडजॉइंट लेने का तरीका ये है कि आप उसके तमाम को फैक्टर्स फाइंड करें, A11, A12, A13, A21, 22 एंड सो ऑन A33 तक, और फिर उनको इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें। कैसे? आमतौर पर हम देखें मैट्रिक्स ए की एंट्रीज हैं A11, A12, A13, लेकिन एडजॉइंट लिखते हुए उसके को फैक्टर्स को किस तरह से लिखना है, A11, A12, A13 कॉलम वाइज लिखना है। तो वहां से वो जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। अच्छा, नीचे कुछ टाइप्स हैं मैट्रिसेस की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं? जिसमें वो तमाम एंट्रीज बिलो द डायगोनल वो सारी 0 हो। एंट्रीज बिलो द डायगोनल आर 0। अच्छा देखिए, मैं यहाँ अगर 3x3 की बात करूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स 3x3 का है A11, A12, A13, ए A22, A23 और A33। यही मैं सिर्फ लिखता हूँ और नीचे मैं सारी एंट्रीज 0 बना देता हूँ। तो इसका मतलब ये था हमारा मेन डायगोनल A11, A22, A33। इससे नीचे वाली तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये ऊपर एक ट्राइएंगल बन जाती है, तो इसको बोलते हैं अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ओके। अच्छा, नीचे वाली तमाम एंट्री 0 है, तो हम इन जनरल ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए आई जे इज अपर ट्राइएंगुलर इफ। अब यहां पर देखिए इस मैट्रिक्स में कौन कौन सी एंट्री 0 थी। A21 0 था, A31 0 था और A32 0 था। तो इन तीनों बातों को हम जनरलाइज करके कुछ यूं कह सकते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेयर आई
इज ग्रेटर देन जे। यानी ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि Aij is upper triangular if Aij is 0 whenever I is greater than j। तो सिमिलरली आप लोअर ट्रायंगुलर की बात भी कर सकते हैं कि उसके नीचे ट्रायंगल बने, यानी डायगोनल से ऊपर वाली तमाम एंट्रीज 0 हो। यानी आप ये कह सकते हैं कि Aij is equal to 0 whenever I is less than j। अच्छा, इसमें कुछ स्ट्रिक्टली अपर या स्ट्रिक्टली लोअर भी डिफाइन किए जाते हैं। अगर स्ट्रिक्टली अपर की बात की जाए तो फिर डायगोनल वाली तमाम एंट्रीज भी 0 होनी चाहिए, सिर्फ डायगोनल से ऊपर वाली एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो हो। इसी तरह स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल से सिर्फ नीचे वाली एंट्रीज नॉन जीरो हो, डायगोनल और डायगोनल से ऊपर वाली तमाम एंट्रीज 0 हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज वो खुद हो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसका नेगेटिव हो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज वो खुद हो, और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उसका नेगेटिव हो, तो वो स्क्यू हर्मिशन और हर्मिशन कहलाते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ना हो तो हर्मिशन और सिमेट्रिक में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि कॉन्जुगेट लेना या ना लेना एक ही बात है। और अगर उसमें फिर से कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ना हो, यानी मैट्रिक्स रियल हो, तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशन सेम होते हैं। स्ट्रिक्टली वाली बात रिपीट कर दें, मैंने ये कहा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 0 A22 A12 A13 0 0 0 0 और 0, और यहाँ पर होगा A23। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल वाली एंट्रीज भी 0 है और डायगोनल से नीचे वाली एंट्रीज भी 0 हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर। यानी ये अपर ट्रायंगुलर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रिक्ट भी है, यानी डायगोनल से बिल्कुल ऊपर वाली नॉन जीरो है, उससे नीचे वाली तमाम एंट्री 0। तो ये कहलाता है स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर। इसी तरह से स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस भी डिफाइन की। ओके, अच्छा जी, अब मैंने इसमें अगर आप बुक में देखें तो बुक में एक पोर्शन और भी शामिल है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला भी। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में भी एक्सरसाइज नंबर 3.5 में डिस्कस किया गया है, लेकिन मैं उसे यहाँ पर थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा तक के लिए। जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें एक मुकम्मल चैप्टर हम पढ़ेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, वो होमोजीनियस कब होते हैं, वो कंसिस्टेंट कब होते हैं, वो इनकंसिस्टेंट कब होते हैं, कंसिस्टेंट हो तो उसके यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं। तो वो मैंने जानबूझकर अभी स्किप किया है। ओके, तो ये था चैप्टर नंबर 3। यहाँ पर इसके कुछ एमसीक्यूज हैं, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुतालिक है। तो अच्छा, मैं कहीं ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा। मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, बल्कि मुझे इससे थोड़ा सा और स्पीड में जाना चाहिए ताकि हम इससे जल्दी एफएससी से आगे बीएससी और एमएससी के कोर्सेज की तरफ चले जाएं। ओके जी। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? सिंपल सी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से जो इक्वेशन लिखी गई हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें ए नॉन जीरो होना जरूरी है ताकि उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म शामिल रहे, तो ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है, इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जी हो सकती है। ओके, ओके। अच्छा, तो इसी तरह सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिक से ये 3 मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अगर आप बेहतर इसमें हैं तो फिर तो दैट्स गुड, और अगर नहीं है तो मैं चाहूंगा कि कम से कम एक एक क्वेश्चन आप इन तीनों से जरूर सॉल्व कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से जो नंबर्स मिलते हैं उसको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ यूं है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अफजाल पूछ रहे हैं जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल क्यों है? तो ये हम खुद डिफाइन कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल।
अगर आप क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल पढ़ें तो 2 के लिए डिफाइन कर लें, इसी तरह 3 के लिए डिफाइन कर लें, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हम चूंकि इस चैप्टर में कंसर्न्ड हैं ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो एक ही वेरिएबल में हो। अच्छा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या है कि उसमें आपका जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में शामिल है, पावर में मौजूद है। जैसे ये इक्वेशन है तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह एक रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है जिसमें अगर x को 1/x के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो फिर भी उस इक्वेशन में कोई चेंज ना आए तो वो रेसिप्रोकल है। जैसे इस इक्वेशन में अगर हर x की जगह आप 1/x भी रख दें और इसको सिंप्लीफाई करें तो अगेन यही इक्वेशन बनेगी। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अच्छा, ये जो दोनों टाइप की इक्वेशंस हैं, ये इनको क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है। इनमें कुछ सपोजिशन की जाती है, यानी सम स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल और रेसिप्रोकल को दोबारा से हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। इसमें अगर आप 2 पावर x को सपोज कर लें कोई नया वेरिएबल तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह इसमें भी कुछ सपोज करने से आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, नंबर 7 देखिए कि रेडिकल इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो वेरिएबल के ऊपर। जैसे ये नीचे कुछ रेडिकल इक्वेशंस लिखी गई हैं। ये तमाम रेडिकल इक्वेशंस आप इनमें देख सकते हैं कि x भी रेडिकल के इनसाइड इन्वॉल्व है। सो दैट्स व्हाई दीज आर रेडिकल इक्वेशंस। और रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें जो सॉल्यूशंस मिलते हैं उनमें कुछ एक्सट्रेनियस रूट्स भी शामिल हो जाते हैं। ओके ओके। अच्छा, तो एक्सट्रेनियस रूट्स भी शामिल हो जाते हैं और वो क्यों होते हैं? उसकी वजह क्या है कि जैसे देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 2, फॉर एग्जांपल ये है। तो यहां से इसका जो सॉल्यूशन है वो है x इज इक्वल टू 4। ओके, यानी x इज इक्वल टू 4 जो है वो इसका सॉल्यूशन है। लेकिन समटाइम्स इसमें कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि उसके एक्चुअल रूट नहीं होते। अब मैं उसकी एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली। चलें जी, हम इस इक्वेशन से आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। या आप बुक में कुछ देख सकते हैं, मेरे अभी माइंड में एग्जैक्टली नहीं है कि मैं ऐसी कोई इक्वेशन आपको बताऊं जिसके कुछ रेडिकल रूट्स भी हों। अब वहां पर प्रॉब्लम क्या होता है, एक्चुअली वो रूट्स बनते क्यों हैं? कुछ नेगेटिव टर्म्स भी होती हैं जिनका हम स्क्वायर लेकर उनको पॉजिटिव बना चुके होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो उसके रूट नहीं होते। तो एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें एक्सटेनियस रूट्स भी साथ में शामिल हो जाते हैं। मैंने अभी बुक मेरे पास नहीं है, वरना मैं वहां से कुछ इक्वेशंस यहाँ पर आपको बता देता। ओके, तो 3 क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं, यानी अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व करने से जो रूट्स मिलते हैं उनको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं। और वो ये 3 होते हैं, 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा जो है वो ये है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर ये है। अब इसको ओमेगा स्क्वायर लिखने की एक्चुअल वजह यही है कि इसका स्क्वायर लेने से ये नंबर मिलता है। तो दैट्स व्हाई ये ओमेगा स्क्वायर कहलाता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही खत्म करेंगे। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे ऑनवर्ड शुरू